Guys, welcome to my channel Learning Tips by Shahrukh sir. In my last video, I was explained you intro of this chapter. लेकिन आज हम इस चैप्टर के आगे की डिटेल्स पढ़ेंगे क्योंकि इससे पहले जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था वो था इस चैप्टर का इंट्रो। आप लोग जब कभी भी इंडियन इकोनॉमी को पढ़ेंगे तो उसके अंदर जो आपका फर्स्ट चैप्टर आता है वो इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के नाम से आता है। उसका इंट्रो मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दे दिया था। अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो आप मेरे चैनल पर जाएं और वहां जा कर के आप मेरी लास्ट वीडियो को सर्च करें। आपको मेरी लास्ट वीडियो मिल जाएगी जिसमें आपको इस चैप्टर का इंट्रो दिया गया है। अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स क्या क्या थे। सबसे पहले बात आती है स्टैग्नेंट इकोनॉमी की। मैंने आपको बताया था कि ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इकोनॉमी थी वो कम्प्लीटली स्टैग्नेंट थी। स्टैग्नेंट्स का मतलब होता है इकोनॉमी का ग्रोथ ना होना या इकोनॉमी का स्लोली ग्रोथ होना, यही स्टैग्नेंट इकोनॉमी कहलाती है। कहने का मतलब ये है या तो इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही थी, अगर ग्रोथ कर रही थी तो वो बहुत धीरे धीरे से कर रही थी। अगर हम 20th सेंचुरी की बात करें तो उस टाइम पे सिर्फ हमारी जो कैपिटल आउटपुट थी वो सिर्फ 2% थी और जो पूरे ईयर की कैपिटल आउटपुट निकल करके आती थी वो सिर्फ 0.5% निकल करके आती थी। यानी कि हम ये कह सकते हैं इंडिया यानी 1947 के टाइम पर जो हमारी इकोनॉमी थी वो बहुत ही ज़्यादा स्लो थी, यानी कि वो बहुत ही धीमी रफ्तार से चल रही थी। तो ये फर्स्ट फीचर है। सेकंड फीचर आता है बैकवर्ड इकोनॉमी यानी कि जो इंडिया की जो इकोनॉमी थी वो इंडिपेंडेंस के टाइम पे इतनी ज़्यादा पिछड़ गई थी, इतनी ज़्यादा पीछे चली गई थी कि जो पर कैपिटल इनकम थी, यानी कि 1947 और 48 की अगर हम बात करें तो जो पर कैपिटल इनकम थी वो सिर्फ 230 रुपीज़ थी। यानी कि जो इनकम थी वो सिर्फ कितनी थी, वो 230 रुपीज़ थी पर कैपिटल इनकम। क्यों? क्योंकि उस पीरियड में ग्रोथ बहुत कम थी। इसके बाद थर्ड फीचर आती है डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो जाहिर सी बात है इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है। एग्रीकल्चर ज़बरदस्त इसलिए है क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग से ही, हमारा जो देश है वो एक तरह से रिसोर्सेज का देश माना जाता है। यहाँ पे बेहतरीन रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर होती है वो इंडिया में ही होती है। अगर हम 1947 की बात करें या 48 की बात करें तो उस पीरियड में 72% लोग जो थे, जो 72% हमारे देश की पॉपुलेशन थी वो एग्रीकल्चर से रिलेट करती थी। और हमारी जो जीडीपी थी, हमारी जीडीपी का 50%, यानी कि हमारे जीडीपी में 50% जो कंट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर का था। तो जाहिर सी बात है कि एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता था हमारे उस टाइम के पीरियड में। वैसे तो आज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, लेकिन आज के टाइम में हमारे देश में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुका है। जैसे अगर हम बात करें, मैं आपको 5 ईयर प्लान्स की बात बताऊं तो जो 5 ईयर प्लान्स थे उन प्लान के अंदर जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थे तो उसमें एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के बारे में सोचा गया। जो सेकंड प्लान आया उसके अंदर बिजनेस के बारे में यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में सोचा गया। अब आज के टाइम में हमारा 45% तो एग्रीकल्चर है, लेकिन उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, जॉब, यानी कि हाँ आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा इकोनॉमिक्स में कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर आप सभी को पता है रॉ मटेरियल एग्रीकल्चर, फिर इसके अंदर फिशिंग भी आ जाता है, एनिमल हस्बेंड्री भी आ जाता है और पोल्ट्री फार्मिंग भी आ जाती है। फिर सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आपको इंडस्ट्रियलाइजेशन आ जाएगा, इंडस्ट्रीज आ जाएंगी बड़ी। और फिर उसके बाद टर्शरी सेक्टर में इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन। आज के टाइम में ये सब चीज़ें भी काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुकी हैं। इसके बाद आता है थर्ड जो हमारा फीचर है वो है ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन। पेरियर ऑफ द ब्रिटिश रूल, यानी कि ब्रिटिश रूल से पहले इंडस्ट्रियल सेक्टर इन इंडिया वेल नोन फॉर हैंडीक्राफ्ट।
आपको मैंने पहले वीडियो में भी बताया था, इंट्रो में भी बताया था कि ब्रिटिश हुकूमत से पहले हमारा जो देश था वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में इतना ज़्यादा डेवलप था कि जो हैंडीक्राफ्ट था, यानी कि जो लकड़ी का काम था, वो बहुत ज़्यादा फेमस था। लेकिन वो मैंने आपको ये इंट्रो में भी ये वाली बात बताई थी कि जैसे ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का रूल हिंदुस्तान में आया, जैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट हिंदुस्तान में आई उन्होंने बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर दिया हमारे देश के इंडस्ट्रियल सेक्टर को। क्यों? क्योंकि पॉलिसीज बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटिव थी। फिर इसके बाद आती है फिफ्थ फीचर, हैवी डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। सबसे बड़ी मुसीबत ये थी, और आज भी यही मुसीबत है हमारे देश की, सबसे बड़ी परेशानी ये है कि हम लोग इम्पोर्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहते हैं। आप सिंपल सी बात ले लो, दिवाली आती है तो हम कौन से पटाखे खरीदते हैं? चाइना के पटाखे खरीदते हैं। होली आती है तो हम कौन से पिचकारी खरीदते हैं? चाइनीज़ पिचकारी खरीदते हैं। मेला आता है तो हम कौन से खिलौने खरीदते हैं? चाइनीज़ खिलौने खरीदते हैं। ईद आती है तो हम कौन सी लाइट्स खरीदते हैं? चाइनीज़ लाइट्स खरीदते हैं। इवन यहाँ तक कि अपना टूथपेस्ट तक हम चाइनीज़ खरीदते हैं। अब वो खरीदते क्यों हैं चाइनीज़? वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि हमें कम रेट में अच्छा प्रोडक्ट मिल जाता है, यही तो वजह है। अब वो कम रेट में अच्छा प्रोडक्ट क्यों मिल रहा है? क्योंकि शुरू से ही ये पॉलिसी रही कि जो इम्पोर्ट टैक्स था वो कम था और जो एक्सपोर्ट टैक्स था वो बहुत ज़्यादा था। ये परेशानी तब भी थी और आज भी है। हम बाहर के माल पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं कि हम इंडियन जो प्रोडक्ट्स हैं उन पे ध्यान नहीं देते। तो जाहिर सी बात है कि हम जो इम्पोर्ट पे डिपेंडेंस है, तो इस वजह से इंडियन प्रोडक्शन कम हो गया और इंपोर्ट पे हम लोग डिपेंडेंट ज़्यादा हो गए, यानी कि बाहर से माल हम ज़्यादा मंगाते हैं। फिर आता है लिमिटेड अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन जो था वो भी लिमिटेड था। अगर हम इंडिपेंडेंस के टाइम की बात करें तो इंडिया की जो पॉपुलेशन थी, आधी से ज़्यादा पॉपुलेशन गांव में रहा करती थी। और 1948 की अगर बात करें हम तो 86% पॉपुलेशन विलेजेस एरियाज में रहती थी, यानी कि बैकवर्ड एरियाज में रहा करती थी, गांव में रहा करती थी। ओनली 14% पॉपुलेशन लिव इन सिटीज। ओनली सिर्फ 14% पॉपुलेशन ऐसी थी जो शहरी इलाकों में रहा करती थी। ये आपको मैंने 6 अभी तक फीचर्स आपको इंडियन इकोनॉमी के बताए हैं। ये मैं आपको एक बार और दोबारा से बता रहा हूँ। फर्स्ट है स्टैग्नेंट इकोनॉमी, फिर आती है बैकवर्ड इकोनॉमी, उसके बाद आता है आपका डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, देन ब्लीक इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड देन हैवी डिपेंडेंस ऑफ इंपोर्ट और लिमिटेड अर्बनाइजेशन। मैंने आपको ये 6 के 6 जो मेन इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं वो आपको समझा दिए हैं। उसको आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो इन नोट्स को भी आप कॉपी डाउन कर सकते हैं अपनी नोटबुक में स्क्रीनशॉट लेकर। एक और लास्ट फीचर है, वो फीचर है सेमी फेडरल इकोनॉमी। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस के टाइम पर जो इंडियन इकोनॉमी थी वो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी नहीं थी, वो सेमी फेडरल इकोनॉमी थी, क्योंकि वो मिक्स इकोनॉमी थी। उसको मिक्स इकोनॉमी कह सकते हैं, ना तो वो कैपिटल थी ना ही वो फेडरल थी, वो सेमी फेडरल इकोनॉमी थी। सेमी फेडरल इकोनॉमी को कहा जा सकता है मिक्स इकोनॉमी। वो मिक्स इकोनॉमी थी, ना तो वो कैपिटल थी ना वो फेडरल थी। ठीक है। इसके बाद आता है स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर की। एग्रीकल्चर सेक्टर में उस पीरियड में जो प्रोडक्शन था वो बहुत ज़्यादा कम था, और जो प्रोडक्टिविटी थी वो भी बहुत ज़्यादा कम थी। अगर हम आउटपुट की बात करें, देखो मैंने ये चार्ट बनाया है, आप देखो क्रॉप का, 2 क्रॉप का चार्ट बनाया है, एक वीट है एंड देन राइस है। अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं पर हेक्टेयर में, पर हेक्टेयर यानी कि 1 केजी पर हेक्टेयर की अगर हम बात करें तो 1947 में 660 पर हेक्टेयर प्रोडक्शन हुआ करता था, यानी कि प्रोडक्टिविटी हुआ करती थी। लेकिन आज के टाइम में अगर हम 19 और 20 की बात करें तो 3421 है। सेम एज इट इज राइस 665 थी, आज 2705 है। उसी तरीके से अगर हम प्रोडक्शन की बात करें इन लैख और टन्स के अंदर, तो 1947 में 64 लाख टन थी और आज के टाइम में 1076 लाख टन है। उस टाइम पे प्रोडक्शन 220 लाख टन थी, आज 1184 लाख टन है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सर तो बिल्कुल एक प्रॉपर फिगर बता रहे हैं,
और ये फिगर जो है हमारे याद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कई बार हो जाता है एग्ज़ाम हॉल में डिप्रेशन इतना ज़्यादा होता है बच्चे का, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है, प्रेशराइज इतना ज़्यादा होता है कि वो चीज़ों को भूल जाता है, चीज़ें उसके माइंड में नहीं रह पाती। तो इन चीज़ों को अगर आप नहीं याद कर पाते तो देखिए 660 है, ये तो एक प्रॉपर फिगर है, तो ये आप माइंड में रख सकते हैं 650 यानी कि 500 और 600 के आसपास। ये 3400 तो 3500 भी लिख सकते हो, 3400 भी लिख सकते हो। यहाँ पे 665 है तो 660 या 650 भी लिख सकते हो। 2705 है तो हम बात कर रहे थे कि हम अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जो क्रॉप प्रोडक्शन है या प्रोडक्टिविटी है उसको अप्रोक्सीमेट भी लिख सकते हैं। 664 है तो 60 भी कर सकते हो, यानी कि आसपास की कोई ऐसे फिगर याद कर लो जो आप इजीली याद कर पाएँ। ठीक है, उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट आता है आपका एक्सप्लोटेशन लैंड सेटलमेंट। किस तरीके से लैंड सेटलमेंट में भी एक्सप्लोटेशन हुआ करता था। अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात करें तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंडिया में एक यूनिक सिस्टम इंट्रोड्यूस किया जो लैंड सेटलमेंट सिस्टम था। अब वो लैंड सेटलमेंट सिस्टम क्या था? इट सेटअप अ ट्रायंगुलर रिलेशनशिप। ट्रायंगुलर रिलेशनशिप उन्होंने क्या बनाया? उन्होंने ट्रायंगुलर रिलेशनशिप बनाया गवर्नमेंट, ऑनर और टिलर ऑफ द सॉइल, और ये फेमस हुआ ज़मींदारी सिस्टम में। अब ज़मींदारी सिस्टम है क्या? ये सिंपल सा आपको मैं सॉल्यूशन बताऊं। सिंपल सा सिस्टम है कि सबसे पहले गवर्नमेंट ने ज़मींदारों को ये कहा, यानी कि जो ऑनर ऑफ द सॉइल थे उन्होंने ये कहा कि हमें तो सिर्फ टैक्स चाहिए भाई, आप हमें टैक्स प्रोवाइड करा दो, हमें नहीं पता, आप हमें टैक्स दो। हम ये बात नहीं जानते कि आप उनसे किस तरीके से काम कराते हो, आप उनको क्या मजदूरी देते हो, आप उनसे किस तरीके से काम लेते हो, हम नहीं जानते। हमें तो सिर्फ टैक्स से मतलब है, आप हमें टैक्स दो और अपना माल को बेचो। अगर मैं आपको रियलिटी बताऊं तो जो आज के टाइम में जो किसानों की जो पॉलिसी आई है, जो किसान सड़कों के ऊपर बैठे हुए हैं इतने सारे, वो भी इसी वजह से ही बैठे हुए हैं कि आज भी गवर्नमेंट वही पॉलिसी आप सभी के सामने लेके आई है। अभी आप लोग नहीं समझेंगे, हम लोग नहीं समझेंगे, लेकिन जिस वक्त वो पॉलिसी लॉन्च होगी उस वक्त वही वाली बात होगी। बस फर्क इतना है कि आज हमारी गवर्नमेंट कर रही है, तब ब्रिटिश कर रही थी। क्या है प्रोसीजर? ये है कि उस टाइम में वो लोग क्या क्या करते थे, वो लोग ये काम किया करते थे कि जो ज़मींदार थे, ज़मींदार अपनी पूरा ऐश किया करता था। ज़मींदार कैसे ऐश करता था? वो जो टीलर ऑफ द सॉइल थे, जो वहाँ पे काम करने वाले मज़दूर थे, जैसे कि आज के टाइम में भी होता है, जैसे एक्सप्लोट करते हैं, ज़मींदार है, बहुत बड़ी ज़मीन है, अपनी ज़मीन के ऊपर भी काम कराएगा छोटे ज़मींदारों से। जो छोटे ज़मीन के मालिक थे उन्हें ज़मींदार तो कह नहीं सकते, उनके पास तो छोटी छोटी ज़मीनें हैं। पुराने टाइम में क्या हुआ करता था, आज के टाइम में भी होता है ऐसे, लेकिन आज इतना नहीं होता जितना पहले था, कि जो छोटे किसान थे होते थे उनके पास अपनी ज़मीन के ऊपर फसल उगाने के लिए, क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। तो वो सीधा पहुंच जाया करते थे ज़मींदारों के पास, जो लैंडलॉर्ड्स हुआ करते थे उनके पास, यानी ज़मींदारों के पास पहुंच जाते थे और उनके पास जा कर के ये कहा करते थे कि भाई जी साहब, हमें थोड़े से पैसे चाहिए और हमें अपनी ज़मीन के ऊपर फसल उगानी है। तो वो दो शर्तें रखता था उसके आगे। पहली शर्त ये रखता था कि भाई ठीक है, मैं तुम्हें इतने पैसे दे दूंगा जितने तुम्हें चाहिए, लेकिन उसके ऊपर तुम्हें मुझे इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। इंटरेस्ट समझते हो? ब्याज, जो इंटरेस्ट लिया जाता है, ब्याज लिया जाता है। यानी कि फॉर एग्जाम्पल 5000 रुपीज़ है तो वो ये कहा करता था कि मैं तुम्हें 5000 रुपीज़ तो दूंगा, लेकिन 20% तुम्हें मुझे उसके ऊपर इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी कि 5000 तो रिटर्न करने करने हैं, जो उसका 20% बैठेगा पर मंथ, वो पैसा उसे अलग से देना है। एक तो ये डील हो गई, एक तो उसे वो पैसा देना है, दूसरा उसी के साथ साथ उसको ये कहा जाता था कि मेरी ज़मीन के ऊपर तुम्हें, जब तुम अपने ज़मीन पे काम कर लो तो मेरी ज़मीन के ऊपर आकर के तुम्हें मजदूरी करनी पड़ेगी। अब जैसे गवर्नमेंट ने आज के टाइम में आपने देखा मनरेगा के तहत 400 दिहाड़ी मजदूरी होती है। तो उस टाइम पे दिहाड़ी मजदूरी, अगर हम अंग्रेज़ों के टाइम की बात करें या ब्रिटिश रूल की बात करें, या तो उस टाइम पे जो मजदूरी हुआ करती थी वो 115 हुआ करती थी। तो जो 115 मजदूरी थी, वो मजदूरी से भी आधी मजदूरी दी जाती थी। ये कहा जाता था कि भाई
हम आपको 30 रुपीज़ देंगे, 80 रुपीज़ देंगे, 50 रुपीज़, जितना भी उसको परेशान किया जा सकता था, जितना भी उसे कम से कम दिया जा सकता था, वो उतनी मजदूरी उसे दी जाती थी और उसे उस मजदूरी के ऊपर काम करना पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो उसकी मजबूरी थी। वो उस मजबूरी के तहत, क्योंकि उसे पैसा लेना था, अपनी ज़मीन पे फसल उगानी थी, तो वो दिन में अपनी मजदूरी क्या करता था और उसके बाद जा करके ऊपर दूसरे यानी कि जमींदार के यहाँ जाकर उसके यहाँ पे मजदूरी किया करते थे। तो इस तरीके की जो मजदूरी थी उससे वो लोग अपना फायदा जमींदार उठाया करता था। वो दो तरीके से फायदा उठाता था। पहला कैसे कि अगर वो जो उसने पैसा उससे ब्याज पे लिया है, अगर वो मजदूर नहीं चुका पाया तो वो ज़मीन भी उसकी ज़मींदार की हो गई। क्यों? क्योंकि अब उसके पास पैसा नहीं है देने को, तो वो क्या करेगा, अपनी ज़मीन उस पर गिरवी रख देगा। पहला नुकसान। दूसरा नुकसान क्या होता था कि जितनी मजदूरी पर उसको काम करना था उससे आधी से आधी मजदूरी पर उसने काम किया, ना तो वो यहाँ प्रॉफिट कमा सका ना वो यहाँ प्रॉफिट कमा सका। लेकिन जमींदार ने दोनों जगह प्रॉफिट कमाया। पैसा दे करके जमीन आ गई और कम पैसा दे करके ज्यादा मुनाफा कमा लिया। सेम आज के टाइम में जो किसान है वो भी सड़कों पे यूं ही कहते हैं कि जो कॉर्पोरेट है वो उनके साथ यही कर सकता है। ठीक है, वही ये सिस्टम जो था उस टाइम पे बड़ा फेमस हुआ। ये ही सिस्टम जमींदारी सिस्टम कहलाया। द जमींदार वर रिकॉग्नाइज्ड एज अ परमानेंट ऑनर ऑफ द सॉइल। जो जमींदार थे वो परमानेंट ऑनर बन चुके थे जमीन के। जमींदार वर टुडे पे अ फिक्स्ड सम टू द गवर्नमेंट एज लैंड रेवेन्यू। अब वो क्या क्या करते हैं जमींदार, वो तो गवर्नमेंट को फिक्स रेवेन्यू दे दिया करते थे, एक फिक्स टैक्स बना हुआ था वो दे दिया करते थे और वो प्रॉफिट कमाया करते थे। द जमींदार्स वर फ्री टू एक्सट्रैक्ट मच फ्रॉम द टिलर ऑफ द सॉइल एज दे कोल्ड। अब जमींदार जो थे वो फ्री थे, बिल्कुल फ्री थे कि वो टिलर ऑफ द सॉइल को किस तरीके से परेशान करके उनसे प्रॉफिट कमा सके। समझ आ गया जमींदारी सिस्टम क्या था? मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आता है एक और पॉइंट, अनलिमिटेड एक्सप्लोटेशन ऑफ टिलर ऑफ द सॉइल बाय द जमींदार। हर तरह का एक्सप्लोटेशन, मैंने एक्सप्लोटेशन आपको बताया कि वो क्या क्या करता था, कम मजदूरी भी दिया करता था, काम भी ज्यादा लिया करते थे और उसके साथ साथ जो उसकी जमीन थी, जो उसने उसका पैसा लिया, उस पर भी प्रॉफिट कमाया करते थे। टिलर वर रिड्यूस टू द स्टेट्स ऑफ लैंड लेस लेबरर्स। और टिलर जो था वो लैंडलेस लेबरर बनने पर मजबूर हो जाता था। अब देखो लैंडलेस ही तो हो गया, पैसा उसने लिया था, अब पैसा वो चुका नहीं पाया तो एक तो जमीन गई, दूसरा मजदूरी करने पर पैसा नहीं आया तो वो करेगा क्या, वो तो एक गरीब मजदूर बन गया। उसे तो अब मजबूरी में जमींदार की हर बात माननी पड़ेगी, वो तो उसका गुलाम बन गया। ये सारे काम हुआ करते थे। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आता है, फोर्स कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अंग्रेज ने एक काम कह सकते हैं ये अच्छा भी किया और बुरा भी किया। अब अच्छा क्यों कह रहा हूं मैं, आप कहेंगे कि सर अभी तो आप इतनी देर से बता रहे ब्रिटिश रूल में ये हुआ, ब्रिटिश रूल में वो हुआ, अब आपने एकदम से कह दिया कि कॉमर्शलाइज होना अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। देखो सिंपल सी बात है, ये अच्छी बात भी है बुरी बात भी है। अच्छी बात इसलिए है कि आज के टाइम में जो किसान ने खेती को अपना बिजनेस बनाया है उसकी जो नींव रखी थी वो अंग्रेजों ने रखी थी। क्योंकि अंग्रेज ही बता के गए कि बिजनेस, किसानी से, फार्मिंग से भी, एग्रीकल्चर से भी बिजनेस किया जा सकता है। क्योंकि उस पीरियड के लोग सिर्फ इतनी ही फार्मिंग किया करते थे जितना कि उनके घर के लोग उसका इस्तेमाल कर सकें। यानी कि थोड़ा गेहूं उगाया, उसे उठा करके अपने घर रख लिया और अपने घर के खर्चे को चलाया। इसी को सबसिस्टेंस फार्मिंग भी कहा जाता था उस पीरियड में। लेकिन अंग्रेज आए, उन्होंने सबसिस्टेंस फार्मिंग को कॉमर्शियल फार्मिंग में कन्वर्ट किया। कॉमर्शियल फार्मिंग का मतलब है कि एग्रीकल्चर को शिफ्ट किया सबसिस्टेंस से। सबसिस्टेंस फार्मिंग क्या थी कि वो अपने लिए इस्तेमाल किया करते थे, और कॉमर्शियल फार्मिंग क्या है कि जिसके अंदर क्रॉप्स को बेच करके मुनाफा कमाया जाता है फार्म। लेकिन इसमें उस पीरियड में एक नुकसान था, आज के टाइम में तो प्रॉफिट है भाई। जैसे वीट की फार्मिंग, वीट इस वक्त बहुत बढ़िया रेट पे बिक रही है, तो हर गांव के लोगों ने कहा भाई हम तो वीट की फार्मिंग करेंगे। इस वक्त चावल अच्छे रेट में बिक रहा है, तो भाई सबने कहा भाई हम तो चावल की फार्मिंग करेंगे। इस पीरियड में गन्ने की फसल बहुत अच्छी उग रही है, चीनी का रेट अच्छा चल रहा है, तो भैया हम तो सब गन्ना उगाएंगे।
तो ये क्या है, कॉमर्शियल फार्मिंग है कि फार्मिंग इस पर्पज से की गई कि इससे मुनाफा कमाया जाए, यानी कि प्रॉफिट कमाया जाए, ना कि इस पर्पज से कि यार इससे अपने घर का खर्चा चलाया जाए। लेकिन उस पीरियड में एक नुकसान था, फार्मर्स को फोर्स किया जाता था कि उन्हें कौन सी फसल उगानी है, कौन सी क्रॉप्स ग्रो करनी है। ये नुकसान था। ये नुकसान क्या था कि ब्रिटिश को जिस क्रॉप से फायदा होता था वो उसी क्रॉप को कॉमर्शलाइज करने की बात कहा करते थे। जैसे ब्रिटिशर्स को इंडिगो में बहुत फायदा था, आपको याद हो क्लास 9 में भी आपने पढ़ा होगा इंडिगो फार्मिंग, इंडिगो फार्मिंग, क्योंकि इंडिगो कलर जो था वो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा फेमस था और यूरोपियन कंट्री में बहुत ज़्यादा फेमस था। वहाँ के लोग इंडिगो कलर को बहुत ज़्यादा पसंद किया करते थे और यहाँ पे मजदूरों की मजदूरी खा करके कम पैसों में इंडिगो खरीद करके विदेशों में ज़्यादा पैसों में इंडिगो बेचा जाता था और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जाता था। और उसी प्रॉफिट्स का इस्तेमाल वो हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार करने में इस्तेमाल किया करते थे और हमारे देश को गुलाम बनाने में किया करते थे। यानी कि हमारे ही फसल को बेच करके हमारा ही फायदा उठाया जा रहा था। वेरी गुड, बहुत अच्छा काम कर रहे थे भाई अंग्रेज तो। ठीक है, अब आपको याद होगा कि जब गांधी जी बंगाल के अंदर इंडिगो फार्मिंग को लेकर के बहुत बवाल हुआ, दंगे भी हुए, तो सबसे पहले जो गांधी जी जब विदेश से आए थे तो सबसे पहले इंडिगो फार्मर से ही मिलने गए थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके साथ एक्सप्लोटेशन हो रहा था। फिर प्रोडक्शन कॉमर्शलाइज क्रॉप्स एक्सपोज्ड, दूसरा उन्होंने जो प्रोडक्शन थी वो एक्सपोज कर दी थी। एक्सपोज का मतलब है किस तरीके से प्रोडक्शन होती है, क्या होता है, किस तरीके से वो लोग फार्मिंग कर रहे हैं, ये सब खुल करके सबके सामने रख दिया था इंडिया में, ताकि हर कोई फार्मिंग करे और हर किसी से फ़ायदा वो लोग उठा सकें। इसके बाद आता है एक नुकसान और था। नुकसान क्या था कि फ़ायदा तो पूरा लेते थे कि भाई इंडिगो बेचेंगे तो प्रॉफिट कमाएंगे, जो भी क्रॉप बाहर विदेश में महंगी बिक रही होगी उससे भी फ़ायदा कमाएंगे। लेकिन एक कमी थी कि इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे, एग्रीकल्चर को इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं लेके आएंगे। उन्हें ये नहीं बताएंगे कि फर्टिलाइज़र पेस्टिसाइड के इस्तेमाल से प्रोडक्शन को ज़्यादा भी किया जा सकता है, क्योंकि अगर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गई तो ये भाई अपना बिजनेस ना करने लगे, ये नहीं बताएंगे। ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं बताएंगे, थ्रेशिंग कैसे होगी ये नहीं बताएंगे, इरिगेशन कैसे होगी ये नहीं बताएंगे, ये कुछ नहीं बताएंगे। हाँ, प्रॉफिट पूरा कमाएंगे, ये सबसे बड़ी कमी थी। ये नहीं बताएंगे कि अगर फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए तो किस तरीके से अपनी फसल को बचाएं। ड्रेनेज सिस्टम नहीं बताएंगे, इरिगेशन नहीं बताएंगे। इरिगेशन तो आप लोगों को पता होगा या नहीं पता? वैसे मुझे लग रहा है कि नहीं पता होगा। इरिगेशन का मतलब होता है पावर की वाटर की सप्लाई करना। वाटर की सप्लाई करना ही इरिगेशन कहलाता है। वो चाहे आप वहाँ पर गांव के अंदर चाहे आप ट्यूबवेल्स लगवा लो, चाहे वो कुएं से कर लो, चाहे वो छोटी नदियाँ होती हैं उससे छोटी सी एक नाली बना करके अपने खेत तक पानी पहुंचवा दो, कैसे भी कर लो। अलग अलग प्रोसीजर होते हैं, ड्रिलिंग सिस्टम भी होता है, कई सारे सिस्टम्स हैं। तो ये तो बताया कि भैया फार्मिंग से प्रॉफिट कमाना है, पर ये नहीं बताया कि इसको इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे प्रोवाइड कराना है। ये बात करी थी गवर्नमेंट ने। जब ब्रिटिश यहाँ से चले गए तो आपने वर्ड याद होगा ग्रीन रिवॉल्यूशन, आपने पढ़ा होगा कि फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन फेल हो गया था, लेकिन सेकंड जो ग्रीन रिवॉल्यूशन था वो काफ़ी अच्छा चला था। वो क्यों अच्छा चला था? वो इसलिए अच्छा चला था क्योंकि सरकार ने पेस्टिसाइड और फर्टिलाइजर्स और उसके साथ साथ HYV सीड्स फ्री लोगों को बांटे थे, ताकि लोग बाग उसका इस्तेमाल करके अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। लेकिन शुरू में वो फेल इसलिए हुआ था क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में वो नहीं हुआ था ग्रीन रिवॉल्यूशन। HYV सीड बहुत महंगे हुआ करते थे, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड काफ़ी महंगा होता था, तो वो गरीब किसान नहीं खरीद पाते। क्योंकि आपको ये भी जानते होंगे कि 70% किसान तो था, लेकिन वो किसान गरीब था, उनके पास ज़मीनें बहुत छोटी छोटी सी थी, तो वो इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाते थे कि वो इतनी महंगे सामान को खरीद सके। तो फिर गवर्नमेंट ने लोन सिस्टम जारी किया जिससे कि इन सामान को खरीदा जाए, और ख़रीदने के बाद जब ये सामान लोन के तौर पर वो खरीदें तो जब उनको प्रॉफिट हो तो धीरे धीरे करके लोन चुकाते रहें और अपना फार्मिंग करते रहें। फिर आता है सब्सिस्टेंस आउटलुक। सब्सिस्टेंस फार्मिंग इज द फॉर्म, ये आप सब जानते हैं, मैंने आपको शुरू में बता दिया। सब्सिस्टेंस फार्मिंग उस फार्मिंग को कहा जाता है जब क्रॉप को प्रोड्यूस किया जाता है सिर्फ अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लेकिन सब्सिस्टेंस को कॉमर्शियल में कन्वर्ट करने का मतलब है कि जब हम क्रॉप को प्रोडक्शन यानी कि क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं
एज अ बिजनेस करने के लिए, एज अ प्रॉफिट कमाने के लिए। ठीक है, आपको मैंने एग्रीकल्चर वाला पार्ट पूरा समझा दिया है, पूरा एक्सप्लेन कर दिया। अगर फिर भी कोई डाउट हो, फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जाएं और मुझसे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट्स लें, आप इन्हीं के नोट्स बना सकते हैं। लास्ट पेज पर मैंने आपको कुछ इम्पॉर्टेंट, जो स्टार्टिंग में मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं, वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने मैं दोबारा से रख दिए हैं। आप इनको पढ़ सकते हैं और इनको अपने नोट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपको एग्रीकल्चर वाले पार्ट के सारे नोट्स बना करके दिखाए हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट्स लें और इसको अपनी नोटबुक में लिखना स्टार्ट कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, वो भी इसी चैप्टर का पार्ट है। मैंने ये जो फर्स्ट वीडियो बनाई है, ये एग्रीकल्चर वाले पार्ट की वीडियो बनाई है। अगले पार्ट में हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उस वीडियो में हमारा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि हमारा जो चैप्टर है वो 3 वीडियो का बना है। पार्ट 1 में हमारा इंट्रोडक्शन है, पार्ट 2 में हमारा एग्रीकल्चर से रिलेटेड पार्ट है, और पार्ट 3 में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साइड में आपको एक बेल आइकन दिखाई देगा, उस बेल आइकन के ऊपर जा कर के जल्दी से उसको दबाएं, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मेरी वीडियो की मिलती रहे। उसी के साथ साथ आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपने दोस्तों को बोलें कि शाहरुख सर का चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पे आपको नोट्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी, और यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा नॉलेज भी गेन होगी। ओके, चलिए ठीक है, ओके बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।